सुचेता कुकरेती। आज कोर्ट ने बड़ी बात कही। आज कोर्ट ने कहा कि एक राष्ट्रीय आपदा से पूरा देश लड़ रहा है और इस आपदा के लिए अभी तक सेना क्यों नहीं उतारी गई, क्यों सेना की मदद इस आपदा से लड़ने के लिए नहीं ली गई, क्योंकि सेना के पास अपनी तकनीक है और उससे किस तरह से देशवासियों की मदद हो सकती थी। मैं इसी पर आज कर रही हूं। महाभारत के कोर्ट में दलीलें देने के पास सरकारों के लिए समय है, सरकारों के पास समय है, लेकिन क्यों वो समय व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है, और क्या सेना की मदद पहले ले लेनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। बड़ी खबर यह कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, यानी अब 10 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। ये तीसरा हफ्ता है, ये तीसरा हफ्ता है जब दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी दिल्ली 10 मई तक अब लॉक रहेगी। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पीयूष, एक और हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया और जाहिर है जो व्यवस्था है, जिस तरह से स्थिति है, उसे देखते हुए लॉकडाउन के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सुचेता, यही कारण है कि लगातार दिल्ली में 20 से 25 हजार के आसपास केसेस आ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए, यानी 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि नियमों में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया नियमों में, यानी कि मॉल्स, पब्स, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे, उसी तरह से चीजें चलेंगी। लेकिन एक बड़ी बात इसमें ये बता दें कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि लगातार ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है दिल्ली के अंदर। जो सिचुएशन दिल्ली में है उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट करते हुए बताया है कि दिल्ली में लॉकडाउन अगले एक हफ्ते के लिए बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष। बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम बता रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन आज महाभारत इस बात पर कि सेना की मदद क्यों नहीं ली गई और सेना की वो तकनीक क्या है जिसके जरिए वो देश की मदद कर सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से केजरीवाल सरकार की सांसें उखड़ गई हैं। केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाने वाली दिल्ली सरकार खुद कटघरे में है। पहली और दूसरी लहर में 1 साल का वक्त होने के बावजूद उसकी तैयारियां भी बेहद कम दिख रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट की दहलीज पर है। कई दिनों से सुनवाई चल रही है। कोर्ट की कोशिश है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जवाबदेही और जिम्मेदारियां तय हों, जिसकी वजह से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को आज फटकार पड़ गई। अदालत में आरोपों और दावों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से साफ पूछा कि दिल्ली पर मंडरा रहे इस भीषण संकट में भी वो सेना की मदद क्यों नहीं ले रही है। दरअसल सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र ने सवाल उठाया था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन किल्लत से निपटने के लिए सेनाओं के तीनों अंगों से मदद लेने में क्यों हिचक रही है, जबकि उनके पास ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए बेहतर विकल्प है। जिस पर दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि वो डीआरडीओ और राधा स्वामी सत्संग ट्रस्ट से गुहार लगा चुके हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकारते हुए पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की इस दलील का मकसद ये कहना है कि वो सेना की मदद नहीं लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त रुख पर दिल्ली सरकार ने इस विकल्प पर भी विचार करने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने सीधे सेना के अधिकारियों से बात करने की नसीहत दी। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दुखड़ा रोने से क्या होगा। जिस समय ढिलाई को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार पड़ रही थी, उसी वक्त दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल रहे जो वहां कोविड मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हो गए थे। एक बहुत ही जाने पहचाने सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. हिमतानी वो भी नहीं रहे। देश में सेवा करते हुए, मरीजों को सेवा करते हुए उन्होंने अपने आप खुद को कोरोना से पीड़ित किया। हमें इतना दुख होता, हमारा अपना कोलीग नहीं रहा।
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत की भी जानकारी दी थी। हालांकि दिल्ली में मरते लोग और कोर्ट की फटकार के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर ऑक्सीजन की कमी का रोना रो दिया। साफ तौर पर उन्होंने दिल्ली के हालात को लेकर फिर अपने हाथ खड़े कर दिए। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के जो भी सुन रहा है ये और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। साफ है कि ऑक्सीजन की कमी से निपटने में दिल्ली सरकार में तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। इस चरमराई व्यवस्था की शिकार एक और जिंदा दिल शख्सियत हुई, वकील चेतन सिंह, जिन्होंने हमारे इसी शो में कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की, आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। चेतन को श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं वो ये कि अभी तक ऑक्सीजन हेल्पलाइन क्यों नहीं? क्यों जिन लोगों के घर में मुसीबत आ रही है, किसी को एडमिट कराना है, वो एक नंबर तक नहीं जानते हैं जहां उन्हें मदद मिल पाए सरकारी रूप से। सवाल आज महाभारत पे उठा रही हूं कि सिर्फ कोर्ट में दलीलें या फिर काम भी, क्योंकि कोर्ट में दलीलें देने के लिए सरकारों के पास बहुत समय है, लेकिन काम क्या कर रही है? सवाल आज महाभारत में उठा रही हूं कि राष्ट्रीय आपदा तो सेना की मदद क्यों नहीं? ये सवाल आज कोर्ट ने उठाया। और सवाल आज महाभारत में उठा रही हूं कि समन्वय से काम या राजनीति का नाम, क्योंकि अभी भी समन्वय से केंद्र और राज्य सरकारें काम करने में हिचक क्यों रही है? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कपिल कुमार। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के वकील वरुण लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूं कि अभी तक, और मैं ये सवाल आप सबसे पूछ रही हूं बतौर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सर, किसी के भी घर में कोई आपदा आती है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कपिल कुमार जी, वरुण लाल जी, सिरसा साहब, हमें क्या पता है कि किस एक ऐसा नंबर है जहां मिलाकर हमें कोई जानकारी मिल पाएगी, मदद मिल पाएगी? इतने दिनों में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, गोपाल अग्रवाल जी, ये तक भी नहीं बता पाए हैं कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड नंबर क्या है या ऐसा स्टेट नंबर क्या है जिन पर लोगों को मदद मिले। गोपाल जी देखिए, हाँ, ये जरूरी है कि हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तब तय होती है जब हम उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही ढंग से आइडेंटिफाई कर लें। और यहाँ पे हाई कोर्ट या जितने भी आप देखेंगे जो दिल्ली में क्राइसिस है, मैं भी मानता हूँ बहुत क्राइसिस है, उसमें सेंटर की एलोकेशन और वह मेनली इम्पोर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेंटर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई चीज़ों में ले रहा है, कुछ कमियां गैप्स आती हैं, लेकिन जो मेन दिल्ली की क्राइसिस है वह बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सप्लाई को लेके, सप्लाई चेन को लेके है, हॉस्पिटल तक किस तरह पहुंच रहे हैं और फ्यूचर कितनी डिमांड है। इस सब में जो प्लानिंग चाहिए, जो गहनता से समझ चाहिए, डिमांड सप्लाई गैप को, डिमांड को कैसे मैनेज करना है, सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, सप्लाई को अल्टीमेटली नोडल ऑफिसर्स कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, जो सप्लायर है। माफ करिएगा, लेकिन आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तक दिल्ली को जितनी आपूर्ति करनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, वो अभी तक आप लोगों ने नहीं की है। ये सवाल आप पर है, ये दिल्ली सरकार पर नहीं। उनके पास तो उनको तो बहुत फटकार लगाई, उन पर मैं बाद में जाऊंगी। नहीं, लेकिन जितनी आपूर्ति अभी करनी चाहिए वही नहीं हो पा रही है। नहीं, अगर इस तरह से अगर कोई कहे डिमांड को मैनेज ही नहीं करेंगे और आपूर्ति कहेंगे कि हमें तो 1000 लीटर दे दो, कल कहेंगे 900 मैट्रिक टन दे दो, तो इस तरह से देखिए पूरा देश में सब डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर केंद्र सरकार के पास जिस तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको देखते हुए प्रदेश सरकारों को जरूरत थी कि अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मैनेज करें। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा सकते थे या हॉस्पिटल में? क्यों नहीं इन्होंने इतने 162 में से 8 ऑक्सीजन प्लांट दिए? सर क्योंकि सर दिल्ली इज नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट। गोपाल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, दिल्ली इज नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट। और इसीलिए आज कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि आप उनकी आपूर्ति कराइए। पूरी 700 MTT अगर
यहाँ जानों का सवाल है। समन्वय प्रदेश सरकारों को केंद्र से करना पड़ेगा ना। दूसरी बात, आप कह रहे हो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, तो इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, लेकिन दिल्ली अपने हॉस्पिटलों की रिक्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्लांट लगा के, जनरेटिंग प्लांट अपने आप हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं लगवा सकता था? उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा ने कितने अच्छा मैनेज किया है। और इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सिरसा जी इस मुश्किल के समय में मुझे बताया गया मेरी टीम द्वारा कि किस तरह से सिरसा जी ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं। वो गुरुद्वारे के जरिए किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया करा रहे हैं। सिरसा जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना। सुचारिता जी, पहले तो देखिए, एक हम सब लोगों को बात मानना पड़ेगा, आज हम बहुत शर्मसार हैं। शायद डिक्शनरी के अंदर ऐसे अल्फाज नहीं हैं, शब्दकोश में भी ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिससे हम बता सके कि सरकारें कैसे नाकाम हुई हैं, किस तरह का बदतर इंतज़ाम है। देखिए, किसके पास ऑक्सीजन है, किसने बनाई, किसने नहीं बनाई, ये विषय नहीं है। सबसे पहला विषय यह है कि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, पता ही नहीं है कि महामारी किस तरह से उसको हैंडल करना है। आज ना तो कोई डॉक्टर है, ना तो कोई बेड है, ना तो कोई, क्या इस देश के अंदर ऐसे हालात कभी हो सकते हैं कि देश की राजधानी में लोग अपने बाप पिताजी को या बेटे को लेकर बाप सड़क पर घूम रहा हो कि मेरे बेटे को ऑक्सीजन लगा दो? लानत है। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? क्या हमें अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी भी हम एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं? हम सबको डूबकर मर जाना चाहिए। लानत है ऐसे जगह के लिए जहां पे आज हमारे को संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। मैं आपको सुचारिता जी बताना चाहता हूं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतने साल रहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी महामारी नहीं देखी, लेकिन ऐसी नलायकी भी नहीं देखी। पंजाबी बाग के अंदर संस्कार कराने के लिए मैं एक दिन में किसी बॉडी का संस्कार नहीं करा पाता, 2-2 दिन का टाइम मिल रहा है, 2-2 दिन का। ये हालात हैं। मेरे परिवार के लोग, मेरे जानने वाले लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेरे से उम्मीद करते हैं, पर मैं हेल्पलेस हूं। मैं स्वाय रोने के और कुछ नहीं कर पा रहा। लोग सोच रहे मैं बेड दिलवा दूंगा, कहां से बेड लेके आए? लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब जिस ऑक्सीजन को हम ला रहे हैं 4-4 गुना पैसे देकर खरीद कर ला रहे हैं, 4-4 गुना। जो उसका वॉल्व है या उसके अंदर जो फ्लो मीटर है वो 5-5 गुना पे बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार तो कुछ भी नहीं कर पा रही। सरकार तो कोर्ट में जाके बस ये कहती है ये सरकार जिम्मेवार है, वो सरकार कहती है ये सरकार जिम्मेवार है। जब दोनों सरकारें बात कर रही होती हैं, इतने में 200 लोग और बेचारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अब इस देश की त्रासदी तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सर, ऐसी त्रासदी हमने भी नहीं देखी। सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। उम्र में काफी छोटी होगी सर, लेकिन आप जानते हैं, आप कह रहे हैं आपने नहीं देखी, आपसे जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं सर, उन्होंने भी नहीं देखी है। और ये जिस तरह से हालात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी, आज कोर्ट ने कहा कि सरकारों को सेना को अप्रोच करना चाहिए था। व्हाई वाज द आर्मी नॉट कॉल्ड इन? उनके पास अपनी तकनीक है। मैं आपसे पूछती हूँ सर, आज तो मैं हाथ जोड़कर ही पूछती हूँ सर कि क्या इस व्यवस्था को ठीक करने का कोई रास्ता आप दिखा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें कहना पड़ेगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब गुनाहगार हैं इसके अंदर। हमारे में जनवरी के बाद ह्यूमरस आ गया कि साहब हमने तो कोरोना पे विजय पा ली है, और इसके चलते हम बिल्कुल ही जो है लापरवाह होके बैठ गए और हमने इलेक्शन शुरू कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो हमारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, आर्मी ने यहाँ पे एक कोविड हॉस्पिटल खड़ा किया था, आईटीबीपी ने राधा स्वामी सत्संग के साथ छतरपुर में एक बड़ा भारी कोविड अस्पताल खड़ा किया था, उनको डिसबैंड कर। वो दिसंबर में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार दिल्ली को 200 करोड़ रुपए दिए थे कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर प्लांट लगाइए। हॉस्पिटल्स ने जगह नहीं दी। ये राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की मिसाल देता हूं। लोग रोते हुए मेरे को फोन कर रहे थे, साहब हमको बेड दिलवाओ। जब बेड दिल गए तो साहब इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जब बात कर रहे थे साहब, वो बेचारा मरीज ही खत्म, मर्ज की दवाई ही खत्म। अब ये सारा दोष देना कि साहब सारी गलती तो लोगों की है कि उन्होंने मास्क नहीं पहने, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमने क्या एग्जाम्पल सेट किया, हमने क्या जो है वो किया। तो साहब इसको मैं कहता हूं कि अभी भी अब ऐसा आग लग चुकी है, ऐसा बड़ा त्रासदी का समय है कि तू मैं अब नहीं की जा सकती।
Somebody has to get down and get it done. Get it done. और ये सरकारों की जिम्मेवारी है। किस लिए सरकारें होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको करना है। They have to get their act together and do it. इसमें there is no two ways about it. मैं कह रहा हूं कि आप सेना को भी हमने लाया है। सेना आपके लिए सिंगापुर से एयरफोर्स जो है क्रायोजेनिक ट्रक्स लेके आई है। हमारे C-17 IL-76 एयरक्राफ्ट इसके लिए लगे हैं। बेस हॉस्पिटल ने वहां पे हॉस्पिटल बनाना शुरू किया है। ये जो है मई के पहले हफ्ते तक 900 बेड्स का हॉस्पिटल हो जाएगा और 1000 बेड का हॉस्पिटल अभी जो है ITBP खड़ा कर रही है। आपको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है एट टॉप स्पीड आप DRDO को लगाइए, और अगर आपसे नहीं होता तो आप आर्मी की मदद लीजिए, हमारे इंजीनियर्स की, और हॉस्पिटल में प्लांट्स लगाइए। बट यू प्लीज गिव इट टू द पीपल। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है साहब। दैट इज द पॉइंट। मैं यही बात कह रही हूँ सर। GD बख्शी सर प्लीज एक मिनट, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं इसी पॉइंट को लेकर जाना चाहती हूँ रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि जी, कोर्ट ने कहा, जी सिरसा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। रवि जी, कोर्ट ने कहा कि बेड लगाने जा रहा है, बेड लगाने जा रहे हैं। कब तक सुनते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? वी नीड अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, साथ आकर काम करना है। लेकिन आप सिर्फ यही बताने में लगे हम बेड लगा रहे हैं, बेड लगा रहे हैं। आपने सेना की मदद क्यों नहीं ली? सीधे दिल्ली सरकार से पूछा आज? सुचरिता जी, दिल्ली में सेना से अगर मदद मांगनी है तो सेना से मदद मांगने के लिए केंद्र सरकार को फैसला करना है। वो राज्य सरकार का फैसला नहीं होता है कि वो आर्मी को आपने मांगी, किसी भी आपने बोला केंद्र सरकार से हमें सेना की मदद चाहिए। इसका फैसला आपने बोला, आपने कब चिट्ठी लिखी? केंद्र सरकार को करना है। आपने कब चिट्ठी लिखी? आपने कब गुजारिश की? आपने कब मांग की? मुझे बताइए। सारे देश को दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल रोज बता रहे हैं आप ऑक्सीजन क्यों नहीं देते? आप एक बात का जवाब दीजिए ना। आपको 700 टन ऑक्सीजन चाहिए, 490 टन आप अलोकेट करते हैं और 300 टन गैस देते हैं, तो कैसे चलेगा दिल्ली? बिल्कुल सही सर। मैंने यही सवाल गोपाल जी से शुरुआत में पूछा। अब जवाब देने की बारी आपकी है सर। आपने कब सेना के लिए चिट्ठी लिखी? आपने कब लिखा आर्मी चीफ को? आपने लेटर कब लिखा? आपने कब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा? आपने कब केंद्र सरकार को ये चिट्ठी लिखकर कही राष्ट्रपति को कि हमें सेना की मदद चाहिए, प्लीज कॉल दी आर्मी? कब करा आपने? अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ करके अपनी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर भी सब मांग की कि हमारी मदद कीजिए। आप मदद कैसे करेंगे? आप सेना को बुलाएंगे, ITBP को बुलाएंगे, या कौन सी प्लान बनाना ये फैसला राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री को काम में आता है। ये मुझे लगता है बहुत, अब तो हमारे दर्शक भी जान गए होंगे कि स्टेट के हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपको लगा कि सेना की मदद है, चाहिए, आपको लगा कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, आपने आकर मीडिया में बातें रख दी। आपने कब जाकर स्वास्थ्य मंत्री से बैठक की, डॉक्टर हर्षवर्धन से? आपने कब जाकर के सर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू डिड नॉट इवन ट्राई। आपने नहीं करा, आपने ये बोला ही नहीं कि सेना को बुलाइए। आज ये सारे सवाल बेमानी है। कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं। ये सारे सवाल बेमानी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बेमानी नहीं है कि आप इसका प्रबंध करिए। एक मिनट, प्रोफेसर कुमार, ये है केंद्र सरकार को। मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूँ और फिर सिरसा जी आपके पास दिल्ली में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं आ सकते। मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट, प्रोफेसर कुमार और वरुण जी को ले लीजिए। नहीं है। मैं एक चीज कहूंगी प्रोफेसर कुमार, सवालों के जवाब अब देने होंगे और कोई भी कोशिश इस करंट सिनेरियो में बेमानी नहीं है। रवि श्रीवास्तव कैसे कह रहे हैं बेमानी है? अब ये बात, जो मदद हो सकती है, सेना इज फॉर द कंट्री, और अगर उनके पास ऐसी तकनीक है जो कोर्ट कह रहा है कि मदद कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ली आपने मदद? आपने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपने कोशिश की सिर्फ सियासत करने की। सुचित्रा जी, ये लड़ाई तो बाद में होती रहेगी। हेलो, कट गया भाई मेरा, क्या हो गया? क्यों काट दिया? जी बोलिए प्रोफेसर कुमार। हेलो सर, आप स्क्रीन पे हैं। देखिए, ये लड़ाई बाद में होती रहेगी। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सर आप बोलिए। मैंने कल एक चिट्ठी PMO को लिखी है। हेलो, मैंने PMO को कल एक चिट्ठी लिखी है। बोलिए प्रोफेसर मेरी कुमार। आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी नहीं आ रही है। जी,
मैंने एक जी, चिट्ठी जी। लिखी है पीएमओ को। मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि ये जैविक युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाएगा जैसे लड़ा जा रहा है। सबसे पहले देश में मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, और जहां आप मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो ये जो चीजें हो रही हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, ये उसकी जिम्मेवारी है, वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, मेडिकल इमरजेंसी करते हुए कुछ तत्काल स्टेप उठाइए, कुछ लंबे स्टेप उठाइए। लंबे स्टेप में कंट्री के लिए एक पूरी मेडिकल पॉलिसी बनाइए देश के लिए, और तत्काल स्टेप में सबसे पहला काम ये करिए, अगर ठीक करना है कि जितने भी जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मिनिस्टर हो, जो कोविड के नियम तोड़ते हैं, इनको बिना बेल के जेल के अंदर डाला जाए। जनता को पता लगे कि कानून इनके लिए भी बने हुए हैं। जितने अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा रहे हैं, ये लोग 5-5 करोड़ एक दिन में कमाते हैं, ये 2 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते। औने दामों पे जमीनें ली इन्होंने पूरी लेकर के, और सारी गैदरिंग बंद करिए, चाहे वो जनाजे की हो, चाहे वो किसी मंदिर की हो, चाहे वो किसी चीज की हो। 30 लाख एक बार वरुण जी- अरे बकवास मत करो मेरे से, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो मेरे। इनको रोकिए। सुचित्रा जी, मैं नहीं बोलूंगा, इसको रोकिए बकवास को, इनका काम सिर्फ नहीं करना मैं है। आपका गुस्सा समझ सकती इनको रोकिए। आई कैन कंप्लीट सर मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, नहीं, इनको मैं आपका रोकिए। दुख भी मैं समझ इनके रही बीच हूँ में नहीं इस बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे मैं लगता है इनके हम बीच में सब नहीं वो बोल रहा हूँ। महसूस कर रहे हैं। ये लोग सुन नहीं सकते। सारे जी, किसानों आप को जल्दी से इन्होंने बात बिठा कंप्लीट रखा है। करिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगी। सारे किसानों को इन्होंने बिठा रखा है, कुंभ रोते रहते हैं, कुंभ रोते रहते हैं। किसानों को किसने बिठा रखा है? मैं राजनीति में नहीं गया, मैं सिर्फ तरीकों पे बात कर रहा हूँ। इनको सिर्फ राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी पकड़ा जाता है ब्लैक करते हुए, चाहे वो इंजेक्शन की हो, चाहे वैक्सीन की हो, उसको नॉन अवेलेबल, उसको बंद होना चाहिए। उसके बाद में आप रेजिडेंशियल कॉलोनीज पे आइए। हर रेजिडेंशियल कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर को छोटा कोविड सेंटर। मैं आपकी यही बात प्रोफेसर कुमार, मैं आपकी यही बात लेके एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद सिस्टर जी के पास जाऊंगी। एक मिनट, वरुण जी, कोर्ट ने आज कहा कि अस्पतालों में कब मरीज आ रहे हैं, कब डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। हमें हिसाब चाहिए, हमें बताइए, क्योंकि कितने कितने दिन तक लोग अस्पतालों में रह रहे हैं, इसका कोई जानकारी नहीं है। वो डेटा मांगा है आज हाई कोर्ट ने, और ये भी कहा है कि ऐसे नेता है, एक याचिका कोर्ट में डाली गई, कहा नेता ऐसे हैं जो खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। भाई, इनके ऊपर धरपकड़ कब करेंगे? सुचेत्रा जी, आज की डेट में जो कंडीशन हमारी कंट्री में चल रही है ना, उस कंडीशन के लिए कोर्ट को सबसे एंड में बीच में आना चाहिए, बट कोर्ट को सबसे पहले बीच में आना पड़ रहा है। ये पहली चीज़ है। एक 34 साल का बच्चा अगर एक हॉस्पिटल के अंदर मर रहा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और वो बाहर उसको बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ये गलती है, ये सरकार की गलती है। ऑक्सीजन अगर टाइमली अवेलेबल नहीं हो रही है तो ये सरकार की गलती है। सुचित्रा जी, बत्रा हॉस्पिटल के अंदर 8 लोगों की मौत हो जाती है, और विदाउट ऑक्सीजन उनको पता नहीं चलता, वो हॉस्पिटल को नहीं पता चल रहा है, या सरकार को बताया है, नहीं बताया है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आज की डेट में जो दोनों सरकारें हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन क्या काम कर रही है और सेंटर क्या काम कर रही है। मेरे हिसाब से सेंटर को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को, और आम आदमी पार्टी हाथ जोड़ के अगर उनसे रिक्वेस्ट कर रही है तो ये रिक्वेस्ट उनकी मानना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यहां तक बोला है कि पूरे सेंटर का इंडिया एक मिनिएचर वर्जन है, यहां पर सबसे पहले चीजें देखनी चाहिए। अगर उस स्टेट के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी और उस कंडीशन के अंदर ये चीजें, अगर ऐसा सब कुछ चलेगा, तो सुचित्रा जी मेरे हिसाब से ये सरकार की गलती है और ये सेंटर की प्रॉपर गलती है। ये चीजें इनको सबसे पहले अरेंज करके रखनी चाहिए थी। वरुण जी, अरे तो ये प्रदेश सरकारों ने 13 तारीख को सुचारिता जी, आई एम सॉरी सर, लेकिन स्टेट इज अ हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये हम काफी दिनों से इस बात पर सुचारिता जी को अपने सुचारिता जी और अपनी बट सीमाओं सुचेत्रा जी, अगर किसी अगर सेंटर से तैयारियां करके रखनी चाहिए थी। उसके बाद आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई स्टेट सेंटर हमें मदद नहीं कर रहा है। सुचेत्रा जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सुचेत्रा जी, डिजास्टर मैनेजमेंट किसका स्कोप है? कोर्ट ने आज पूछा कि आपने किया क्या है इतने दिनों। आप अगर आप नहीं कर सकते तो बोल दो ना कि प्रदेश सरकार हमारे बस की बात नहीं है चलाना, केंद्र सरकार चलाए। अरे आप तो क्यों नहीं ये बोल रहे? आप सिरसा जी को लेके क्या होगा? अरे गोपाल, अरे तो 13 तारीख को बोल के क्या होगा? अरे रवि जी,
सुनो रवि जी 13 तारीख को सिरसा जी 13 तारीख को आपका सुन लो आपकी बोलिए गोपाल जी, बोलिए। ये बोलने का टाइम देखिए 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल के पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति है, और 20 तारीख को केवल ट्वीट कर रहे तो, और उसके कितने दिन बाद सर लॉकडाउन लगा दिया। और फिर नहीं तो आपको प्रदेश को बताना पड़ेगा ना कि केवल लास्ट में आप कह दो कि मुझे 1000 टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, ये मांगने से केवल ऐसा हो जाएगा क्या? आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है सर। मैं इनॉक्स नहीं, सुचारिता जी 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं नोएडा रहता हूँ, इनॉक्स की फैक्ट्री यहाँ है। इनॉक्स की फैक्ट्री कह रही है 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को सप्लाई करना है, लेकिन हमें प्लान ही नहीं दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि किस हॉस्पिटल को किस टाइम कैसे देना है, उसके लिए ट्रक कहाँ से आएंगे। यही बात यही बात मैं कह रही हूँ, यही समन्वय चाहिए। कैसे कर दिया तुमने? गोपाल जी मैं इसी समन्वय की बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये तभी हम कह रहे हैं कि सेना को इसमें आना चाहिए। सिरसा जी जीडी बख्शी सर, मैं एक बार सिरसा जी और जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। सिरसा जी मुझे ये बताइए, अगर सिरसा जी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवा कर लोगों की मदद कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार में क्यों नहीं की जा रही है? मैं ये नहीं कह रही हूँ हर किसी को कॉन्सेंट्रेटर नहीं दिया जा सकता, वो विकल्प भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति तो की जा सकती है। सुचरिता जी देखिए, माफ़ करना, ये एक सच्चाई है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं किसी सरकार को बुरा बोलने के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। हम रोज़ टीवी पे ऐड देखते थे, अरविंद केजरीवाल जी रोज़ कहते थे हमने कोरोना से लड़ लिया, हमने जीत लिया, अब हमने ऑक्सीमीटर घर घर पहुँचा दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक रात को अब कहें कि कल तक जब टीवी पर ऐड आ रही थी तो मेरी आ रही थी, और अब जब लड़ने का वक्त आया तो कोई दूसरी सरकार लड़े। आकर हम लोगों ने उनको चुनकर लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए सरकार में उतनी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी। लेकिन एक बात माने, आप एक बार बात तो हम बोल तो लेने दीजिए, हर्षवर्धन जी हमें बोल तो लेने दीजिए, अपनी बात तो कर लेने दीजिए। नहीं सिरसा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, अपनी बारी में बोले सर प्लीज। आप लोगों का शायद मुझे लग रहा है कि दुख नहीं समझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सबके सब्र के बाद टूट रहे हैं। ऐसे समय में ये तू मैं नहीं चलेगी। बोलिए सिरसा साहब। देखिए एक तो बहुत बड़ा फेलियर है आज भी दिल्ली सरकार को। आज भी जगह जगह पे हॉस्पिटलों के बाहर भी कम से कम 200 400 जगह पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल कराने चाहिए। जिन लोगों को अंदर नहीं ले सकते, कम से कम उनको बाहर तो बचाया जाए। देखिए कितनी जानें बच सकती हैं जिनका सैचुरेशन 80% से नीचे आना शुरू हो जाता है, वो घबराहट में मर रहे हैं। जब उनको लगता है हमें ऑक्सीजन मिल गई है, हमें सांस मिल गए हैं, वो बचना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसको देख ही नहीं रहे। और मैं ये भी कहूँगा सरकार की नहीं, मेरी और आपकी भी जिम्मेवारी है। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, लोग गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाते हैं, वो भगवान के आगे अपना सिर झुका के आते हैं। आज उन भगवान के लोगों को बाहर आना होगा सड़क पे और आकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। अब आपको छुपने का समय नहीं है। जो लोग कहा करते थे हम देशप्रस्त हैं, हमारी देश देखो, लोगों को गद्दार कहते थे, किसी को देश के खिलाफ बोलते थे, आज उनको ट्विटर हैंडलों से उठकर बाहर आना चाहिए, सड़क पर दिखना चाहिए। आज वक्त लड़ाई लड़ने का है। सरकारों को बोला जाएगा बुरा, सरकारें तो फेल हैं, उसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है। सरकार सबको पता चल गया, एक्सपोज्ड है, कौन क्या, कितनी सरकार कौन सी फेल है, सबको पता। मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए बैठा नहीं हूं, लेकिन इंसानियत तो मत मरने दो। सरकारें तो फेल होगी, अब इंसानियत तो बचा लो। इसलिए ये तू मैं की बजाय हमें अभी भी मौका है, अभी भी ऑक्सीजन की भगवान न करे अगर सरकार चाहे तो घर में ऐसे समय में, क्योंकि रोज इस तरह की खबरें आ रही है, कोई बीमार हो जाए जिसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाए, उसे नहीं पता है उसे कहां लेकर जाना है, वो किससे संपर्क करे। वो आमतौर पर अगर किसी अस्पताल में फोन करेगा तो पता चलेगा बेड नहीं है, आप नहीं आ सकते, तो क्या करे। एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है। ये लाचारी है। ये स्टेट और सेंटर मिलकर इतनी दलीलें कोर्ट में दे रहे हैं, अभी तक एक नंबर आम आदमी को नहीं दे पाए कि यहां संपर्क कर लीजिए, यहां आपकी मदद हो पाएगी। जीडी बख्शी सर मुझे बताइए, हाउ कैन द आर्मी हेल्प इस सिचुएशन में? आर्मी कैसे मदद कर सकती है देश की? सर बताइए प्लीज। सरकार नहीं देना चाहती। देखिए हेलो जी, सरकार एक सेकंड मैं बोल सकता हूँ, नहीं देना चाहती सरकार चाहती है। थैंक यू जीडी बख्शी सर बोलेंगे। हाँ थैंक यू। देखिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एस्टैब्लिश्ड इस देश में, उसका वो कहाँ है इस वक्त? उसका क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया?
उसके नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई थी ऐसी ही चीजों के लिए। और आप मुझे कहना चाहते हैं कि ये रॉकेट साइंस है कि पिछले 10 दिनों से ऑक्सीजन का त्राहिमाम हो रहा है। 10 दिन के बाद भी हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, बस सिवाय एक वो बॉल को टॉस किया जा रहा है, कभी सेंटर के खेमे में, कभी स्टेट के खेमे में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो कहना कि साहब ये सब सेंटर करेगा, देखिए जो आर्मी को बुलाने की अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बुलवा सकता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो और चाहे इस तरह की एड टू सिविल अथॉरिटी, एनी अदर टाइप ऑफ असिस्टेंस के क्लॉज के नीचे ये है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अंदर पावर्स है टू कॉल फॉर द आर्मी। अगर आप समझते हैं आपके बस के बाहर है, आप नहीं कर सकते, तो अब लाइए सेना को, सेना कर भी रही है। जो सेना को करने को बोला गया है दौड़ के किया है उन्होंने। एयरफोर्स को बोला कि साहब सिंगापुर से उठा के लाए, सऊदी अरेबिया से उठा के लाए क्रायोजेनिक टैंकर, वो ले आए हैं। क्रायोजेनिक टैंकर्स के जो राउंड ट्रिप है वो खत्म करने के लिए हमारे C-17 ग्लोबमास्टर जहाज उनको ट्रकों को ले जाके वापस ला रहे हैं, ताकि 3 दिन का रास्ता जो है आने जाने का वो खत्म हो। अब आप कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में वो पहुंच गया जो ऑक्सीजन है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में नहीं बना सकते। Who the bloody hell will do that यार? Who the hell will do that? और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप हटिए साइड से और आप सीधे हैंड ओवर करिए फिर आर्मी को। Somebody has to do it. मैं इस सवाल की अभी की जो बात गोपाल जी ने कही, मिल रही है, जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, जीडी बख्शी सर कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गोपाल जी कह रहे हैं कि 15 अप्रैल को आप कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, उसके बाद आप लॉकडाउन लगा देते हैं। आप कहते हैं स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। आप कोर्ट के ऑर्डर पे बात करिए आज, कोर्ट के ऑर्डर पे बात करिए आज, बस कोर्ट के ऑर्डर पे बात करिए। कोर्ट ने आपको क्या बोला है? 490 टन गैस दीजिए बस, वो जरूरी है, वरना कोर्ट का दंड होगा वो अगर आप नहीं देंगे तो। आप कह रहे हैं कि आप एक कोर्ट ने ये भी बोला है सरकार को कि आप एक नोडल सेंटर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं बताते? ब्यौरा ले पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में कहाँ बेड है, कितने खाली है, कितने अवेलेबल है, कोई भी सिटीजन बाहर रिक करके ये ब्यौरा ले। क्यों एक आम आदमी को धक्का खाना पड़ रहा है इस अस्पताल से उस अस्पताल? डेटा ऐप पर अवेलेबल है। यस, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। और आप वही बात कह रहे हैं जो मैंने शुरू में कही जीडी बख्शी सर, कि किस अस्पताल में जगह है, कहाँ है। हम ये तो कह रहे हैं कि देखिए ये ऐप है, ये कई ऐप्स ऐसी सामने आ गई जिसमें कहा जा रहा है बेड्स का पता चल रहा है, पर एक्चुअल में जब फोन करो तो कोई बेड नहीं है। पता चल रहा है कई अस्पतालों में बेड्स हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में ऐसे बेड्स क्या हमारे काम के हैं? जब सांसें ही नहीं मिल पाएंगी तो ऐसे बिस्तरों का क्या काम, इस बेड्स का क्या काम? मैं सीधे एक मिनट पहले मैं प्रोफेसर कुमार के पास एक बार जा रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बताइए कि यहाँ बेड्स आज अगर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप मुहैया कराइए ऑक्सीजन दिल्ली को, तो ये भी कहा दिल्ली सरकार से दैट यू हैव फेल्ड। आपने इतने महीनों तैयारी क्या की जब आपने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हमारी व्यवस्था भी पूरी है, और उसके बाद ये हालत। देखिए, मैं इस डिबेट में ना जाके इतना कहना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह सिरसा जी को जब ऑक्सीजन मिल सकती है लोगों को बांटने के लिए, तो दिल्ली सरकार ऑक्सीजन नहीं ला सकती। छोड़िए, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं इनके उस पर वो नहीं चाहता, लेकिन मैं आज देश को आपकी चैनल के माध्यम से एक स्थिति बताने जा रहा हूं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले 2 हफ्ते की बात कर रहा हूं कि आज अगर तैयारी नहीं की गई घरों पे इमरजेंसी सामान पहुंचाने की, घरों पे इमरजेंसी दवाइयां पहुंचाने की, ऑक्सीजन पहुंचाने की, तो अगले 2 हफ्ते में जो हाल होगा, बिना कर्फ्यू लगाए हुए आप इसको नहीं रोक पाएंगे। और जब केंद्र ने कर्फ्यू लॉकआउट किए थे तब ये लोग मजाक बना रहे थे। दिक्कत ये है कि इन्होंने पहले दिन से कोरोना को मजाक समझा।
आज भी टकैत का किसान वहां बैठ के कह रहा है कि कोरोना तो सरकार डरा रही है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे बताइए, इस केजरीवाल ने एक बार कहा कि किसानों को वापस ले जाओ यहाँ से, एक बार कहा इसने भीड़ मत लगाओ। ये कुंभ तो चिल्लाते रहते हैं, कुंभ में तो मना कर दिया गया। ये लोग चाहते नहीं है, ये लोग सिर्फ लाशों के ऊपर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। अरे केजरीवाल साहब, महेंद्र सिंह सिरसा बन जाओ, वो भी विरोधी पार्टी में है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं। और ये क्या बेवकूफी है इनकी, जो कह रहे हैं कि केंद्र जी, आप इधर तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वही वो किसान आंदोलन जो भीड़ लगाकर अभी भी चल रहा है, कल का बयान है राकेश टिकैत का कि नहीं जाएंगे वापस, नहीं उठेंगे, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, डकैत है वो, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो वहां से वो कोई सोर्स ऑफ कोरोना नहीं है। सिरसा जी, उसे भी समझाइए, हाथ जोड़ के सिरसा जी निवेदन है आपसे, उस पागल को समझाइए। एक काम कीजिए ना, बाद में तय होते रहेंगे ये कानून। अगर किसान मर गया कोरोना से तो कानून किसके लिए? बोलिए सिरसा जी, बोलिए सिरसा जी को ऑडियो दीजिए प्लीज। देखिए सिरसा जी बोलिए। मैं जाके किसको समझाऊं, मुझे बता दीजिए। ये तो दिल्ली के अंदर तो लोग दिल्ली में ही तड़प के मरे जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर को आप छोड़ दीजिए, पहले दिल्ली वालों को तो बचा लीजिए। आप उनको बचाने चल पड़े। अब आप अपनी नाकामी तरीकों से छपा नहीं सकते। आज दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। अब देखिए, अब आप शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बॉर्डर के बाहर भी शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप बोलने दीजिए ना, आपने अपनी बात बोली, हमने सुनी आपकी बात को। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं सिरसा जी, मैंने कहा आप एक तरफ तो पुण्य कमा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या वो फार्मर एजिटेशन कोरोना का गढ़ नहीं है? भीड़ लगाकर बैठे हैं, उनसे आप अनुरोध तक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अनुरोध तक नहीं कर रहे हैं कि घर जाइए भाई। मैं करता हूं, नहीं पर मेरे को आप ये क्यों कहते हैं? नहीं, आप मुझे ये बात क्यों कहते हैं? आप मुझे ये क्यों नहीं कहते कि सिरसा जी आप सरकार से अनुरोध करो कि तीनों कानून रद्द कर दे, ये बाद में दोबारा कानून बनाए जा सकते हैं? आप मुझे ये बात क्यों नहीं कहते? आप मुझे ये क्यों कहते हैं कि मैं किसानों को बोलूं? आप मुझे ये भी कहिए कि सिरसा जी आप सरकार को भी कहिए, आप किसानों को भी कहिए। नहीं, आप ये मत कहिए ना, आप किसानों के खिलाफ क्यों खाली बोलना चाहते हैं? नहीं, आप सरकार को भी बोलिए, क्या सरकार को पूछिए। वैसे ही स्टॉल कर दिया गया है, वैसे ही उसे अभी मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में जान ज्यादा जरूरी है या ये राजनीति? सरकार आपने समर्थन किया था, कर दिया आपने। सर, अभी मुलतवी कर दिया गया। मैं बस ये कह रही हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मुझे कहा जा रहा है समय मेरे पास नहीं है, लेकिन एक एक जान अहम है सर। अभी आप जिस तरह से इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, मुझे लगता है उसी जोश से आप जाकर कहिए, आइए आप विरोध करिएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जान बचानी है। कोई भी इस तरह का आयोजन मत करो अभी, और ये आवाज हर किसी की उठनी चाहिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपना ख्याल रखिए। इसी दुआ के साथ महाभारत में आज इतना ही समय था।